नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली की चुनावी बिसात में अब रामायण, रावण और मरीच की भी एंट्री हो चुकी है और इसी एंट्री से अब पक्ष विपक्ष के नेता इस बात पर उलझ गए कि सच्चा हिंदू कौन है। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल के एक स्टेटमेंट को आधार बनाकर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने फर्जी हिंदू वर्सेस सच्चा हिंदू की तान छेड़ दी। यही नहीं, केजरीवाल के बयान को सनातन का अपमान भी बताया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अग्रेसिव मोड में है। बीजेपी के आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार कर दिया। एक चुनावी भाषण में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, रावण सोने का हिरण बनकर आया था। और इसी टिप्पणी पर जब बीजेपी नेता हमलावर हुए तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, पूरी बीजेपी इसीलिए पीछे पड़ गई क्योंकि मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। इसके बाद ऐसे ऐसे शब्दों से अरविंद केजरीवाल का संबोधन किया जा रहा है, उसे सुनवाना उचित नहीं है। बहरहाल केजरीवाल के स्टेटमेंट पर आम आदमी पार्टी बीजेपी नेता कैसे कर रहे हैं काउंटर अटैक, जरा पहले सुन लीजिए। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली, मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला, ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली, नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन से सवाल जिनके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा। हिंदू वोट की जंग, सियासत में रामायण प्रसंग, राम भक्त वर्सेस रावण भक्त, धर्म पर कैसी सियासत। सवाल यह भी रहेगा कि रावण मरीच स्वर्णमृत दिल्ली का चुनावी कलयुग। चौथा सवाल जिस पर रहेगी चर्चा, विकास, करप्शन, पोल्यूशन, असल मुद्दों का लंका दहन, रामायण पर महाभारत, कौन कर रहा है धर्म पर सियासत। मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हर्ष दाहिया जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन इंतजार करूंगी जरा पार्टी के स्पोक्सपर्सन जुड़ जाएं। उससे पहले राकेश शुक्ला जी, आप ही के साथ शुरुआत करती हूं। और आए दिन हम लोग अलग अलग मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जो कि दिल्ली की सियासत में अब एंट्री कर रहे हैं। अब ये चुनावों के वक्त अरविंद केजरीवाल हिंदू बन जाते हैं, सच्चे हिंदू वो नहीं है, सनातन का अपमान कर दे रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से अग्रेसिव होकर कह रही है कि भाई रामायण का ज्ञान नहीं है, ये रामायण के नाम पर महाभारत का इंपैक्ट दिल्ली के चुनावों में किस तरीके से देखते हैं राकेश शुक्ला जी। सबसे पहले तो पूर्णिमा जी ये समझना चाहिए कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि निज भ्रम नहीं समझत अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जब अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तो यही स्थितियां पैदा होती है। अरविंद केजरीवाल जी को यही भ्रम है। वो 2014 में नानी की कहानी सुनाते हैं, फिर 14 में गुजरात जाते हैं, तो गुजरात जाने के बाद वो अम्मा की कहानी सुनाते हैं। तो नानी कहती है कि किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर में जो बनता है उसमें राम नहीं बिरा सकते। और अम्मा के पास जब जाते हैं तो अम्मा कहती है कि अरे तुम अयोध्या गए थे क्या? तो बोलते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर जाने से बड़ा सुकून मिलता है। सवाल इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जी राजनीति के लिए मुखौटा लगा के चल रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो गोल टोपी है और दूसरी तरफ चंदन है। ये जो दोहरा चरित्र वाली बात है ना, इसी वजह से सारा घालमेल हो रहा है। आप एक चीज जान लीजिए, 2013 और 2019 का
परिणाम देखिए आप। तो 2013 में जो मुस्लिम आबादी है वहाँ स्ट्राइक रेट जो कांग्रेस का था वो 66% था मुस्लिम वोटर का, और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 64% के आसपास था। 2025 के विधानसभा चुनाव में जो केजरीवाल जी के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही वो यही आ रही है, उन्हें ये लग रहा है कि 2013 में 9 मुस्लिम बहुल्य सीटों में कांग्रेस जीती थी 6, और कहीं इस बार भी कांग्रेस जिस दमखम के साथ लड़ रही है, यदि हमारा वोट खिसका तो हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगी। इसके लिए वो छद्म रूप धारण करके जिस हिरण की बात वो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा मायावी मारीच था, और वो भी राजनीतिक मायाजाल फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए रामायण के प्रसंग पे राजनीतिक महाभारत हो रही पूरी। ठीक है, हमारे साथ रोहन गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी भी इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोहन गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, क्या मौका ऐसा बीजेपी को मिला कि रामायण के नाम पर महाभारत का पूरा एक अध्याय लेकर बीजेपी दिल्ली के चुनावों में बैठ गई है? क्यों अरविंद केजरीवाल और उसके बयान से बीजेपी को दिक्कत है, और है तो क्या दिक्कत है? देखिए, केजरीवाल चुनावी हिंदू बन जाते हैं जब उनको लगता है कि अब जमीन खिसकने वाली है, जब उनको लगता है कि जो पॉलिटिक्स 10 साल की धोखे की पॉलिटिक्स की वो एक्सपोज होने वाली है, जब उनका शीशमेल एक्सपोज हो जाता है, जब सारे वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, जब उनका शराब घोटाला जनता के सामने आ जाते हैं, कभी जाट आरक्षण की बात करते हैं, हर रोज गोल्ड पोस्ट चेंज करना मजबूरी हो गई, उनको मालूम ही नहीं है। सुबह उठते हैं तब तय करता है कि आज एजेंडा कहां पे जा रहा है, क्योंकि समझ चुके हैं कि जमीन खिसक गई है। ये लोग बोलते हैं कि सीएम कैंडिडेट, अरे इस बार पूर्णिमा जी वहां पे न्यू दिल्ली से एमएलए भी बन जाए तो भी बड़ी बात है, मुश्किल काम है, मुश्किल डगर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि दोनों तरीके से जहां जहां उन्होंने धोखेबाजी की राजनीति की वो वोट बैंक उनसे सरकती जा रही है। दिल्ली की जनता ठगा महसूस कर रही है। जो भी वादे उन्होंने किया उसमें भी उन्होंने गालमेल किया। दूसरा, जो केंद्र की योजनाएं थी उसका लाभ भी दिल्ली की जनता को उन्होंने नहीं लेने दिया। पूरे देश की जनता को कृषि नीति का लाभ मिल रहा है, दिल्ली को नहीं मिल रहा है। पूरे देश की जनता को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, दिल्ली को नहीं मिल रहा है। तो ये किस प्रकार की राजनीति है? दोहरी राजनीति का एक समय होता है, उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, इसलिए वो इधर जाए या उधर जाए, इस बार उनका अंत निश्चित है। ठीक है सिद्धार्थ जी, असल मुद्दों का लंका दहन कर दिया जाए, बहुत अच्छा हो कि असल मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो। हम यही सब करते रहे ताकि वोटर को भी मजा आता रहे, सियासी मजा भी चलता रहे, चैनल्स पर चर्चा भी होती रहे। मतलब क्या जरूरत इस तरीके के उदाहरण देने की जो आप जानते हैं सर कि बीजेपी उसको लेकर वापस से काउंटर करेगी? क्या आपकी भी मजबूरी है कि भाई हमको भी जरा खबरों में कुछ इसी तरीके से बना रहना है, चर्चा में बना रहना है, तो चलिए ऐसे बयान दे देते, आसान हो जाता है, प्रचार भी होता रहता है साथ साथ। सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल, मुख्य मुद्दों पर आऊंगा, लेकिन हुआ ये है पूर्णिमा जी कि जब से 6 महीना पहले डबल इंजन की सरकार का इंजन ड्राइवर जो था वो 2 बैसाखियों पर आ गया है, उनको थोड़ा सा ना भाजपा को दिल्ली में किसी ने उल्टा मंत्र पढ़ दिया है। पहला उल्टा मंत्र ये था कि वो रोहिंग्याओं को पहले दिल्ली में भाजपा ने बसाया भी, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी, पहले तो वहां पर हो गया। दूसरा, जब हम लोगों ने पुजारी और ग्रंथी का सम्मान की घोषणा की तो उससे बड़ा सम्मान की भारत भर में घोषणा करने के बदले भाजपा मौलवियों के लिए बैटिंग करने लग गई। आज अजीब हो गया, रावण के सम्मान में आज भाजपा उतर गई मैदान में। राक्षसी प्रवृत्ति किसे कहते हैं? जब दिल्ली में बिजली फ्री दिया जा रहा है और भाजपा कहती है कि हम बिजली फ्री बंद करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि 26 लाख बिजली के उपभोक्ताओं के ऊपर हम बोझ डालने वाले हैं। जब आप कह रहे हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, तो 2 करोड़ लोग जो मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हैं उनको आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर हम स्वास्थ्य का बोझ बढ़ाने वाले हैं। आप जब कहेंगे कि हम फ्री शिक्षा दिल्ली में खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाजपा कह रही है कि 18 लाख बच्चे, उनके जो अभिभावक हैं, उनके ऊपर हर महीने आप 10,000 रुपए, 2 बच्चों का 5-5 हजार रुपए फीस बढ़ा रहे हैं। सब मिला के 5 साल में 10 लाख का खर्चा दिल्ली वालों के ऊपर बढ़ रहा है। इसका पूरा का पूरा योजना भाजपा के वो शपथ पत्र कहिए, संकल्प पत्र कहिए या मिथ्या पत्र कहिए। एक दूसरी तरफ एक झुग्गी है, जो जहां झुग्गी वहां मकान की बात कर रहे थे, 3 लाख झुग्गियों को इन्होंने तोड़ दिया। वो चाहे धारावी में झुग्गी के नाम पर जाते हो या शकूर बस्ती में जाते हो। तो रावण इसी तरह से तो सीता जी को हरण करने के लिए साधु वेश में आया था, तो साधु वेश में जो आता है वो आपको हरण करने वाला भी तो हो सकता है। यही सब तो राक्षस प्रवृत्ति कहलाती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का राम राज्य देखिए, राजा चाहे अयोध्या में रहे चाहे वनवास में रहे,
सार्वत्रिक मुफ्त शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, बिजली मिलती है, पानी मिलता है, महिला यात्रा मिलती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, पुजारियों को दक्षिणा मिलती है। रामायण में इसी को तो कहा गया है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुधन लक्ष्य नहीं ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दिल्ली मॉडल ही तो राम राज्य है, गाली गलौज पार्टी का मॉडल तो राक्षसी प्रवृत्ति है। इन्होंने क्या क्या गालियां दी है। एक प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता, उन्होंने 2020 में अरविंद केजरीवाल को कहा आतंकवादी। एक प्रवेश वर्मा जी हैं, 2022 में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा 100 कमीने मरेंगे तो एक केजरीवाल पैदा होगा। एक मनोज तिवारी जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने 2018 में अरविंद केजरीवाल को बोल दिया नक्सलवादी। एक वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, 2024 में कुछ महीना पहले अरविंद केजरीवाल को कह दिया घिनौना चेहरा। भाजपा के प्रधान जी ने अरविंद केजरीवाल को 2014 में कहा पाकिस्तानी एजेंट AK-49। गिरिराज सिंह जी 2025 में, अभी कुछ दिन हुए हैं, 20 दिन भी ठीक से नहीं हुए हैं, नमक हराम बोल दिया। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि गाली गलौज करते रहेंगे तो हुआ यह है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, दिल्ली का चुनाव ताली बनाम गाली के बीच में है। ताली हाथ का कर्म होता है, गाली जुबान का कुकर्म होता है। आम आदमी पार्टी काम के दम पे चुनाव लड़ रही है, गाली गलौज वाली पार्टी केजरीवाल को गरियाने में अपना दम उखाड़ रही है। इतना ही तो हुआ है, और क्या हुआ है। ठीक है, तो बीजेपी ने महाभारत शुरू कर दी रोहन गुप्ता जी, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप एक्चुअली में राक्षस प्रवृत्ति के हैं। अब यही सब तो बाकी है। मैं कह रही हूं चुनावों में यही सब चलता रहेगा, हम तुमसे ज्यादा तुम हमसे कम, अब हम तुमसे ज्यादा तुम हम, यही सब दिल्ली के चुनावों में देखने को मिलेगा सर। पूर्णिमा जी, जिनका नॉलेज ही नहीं है रामायण का, वो क्यों उसमें पढ़ते हैं ना, क्यों अपनी फजीयती करवाते हैं, क्यों हकीकत जनता के सामने लेके आ रहे हैं कि हम तो फर्जी हिंदू हैं। यही तो हकीकत है। उन्होंने कहा कि अरे आपको बोलते हैं हमको हिंदू और ना हिंदू बोलने वाले। अरे मेरा नाम तो देख रहे हैं, आज तक भारत में किसी पंडित ने मुझे नहीं पूछा कि मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप बेवकूफ मत बनिए, चुनावी हिंदू मत बनिए, चुनावी हिंदू धोखेबाजी बंद करिए, जनता के साथ धोखेबाजी बंद करिए। दिल्ली की जनता 10 साल से देख रही है, और आपकी मजबूरी है कि आपको ऐसे बात करनी पड़ रही है। आपको मेरी बात नहीं सुननी है, आपकी मजबूरी है। आप कितना भी चिल्लाएंगे, हकीकत आएगी। रामायण का नॉलेज नहीं है आपके पास। पूर्णिमा जी को चुप करवाइए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। सिद्धार्थ जी, बिल्कुल चुपचाप आपने सवाल उठाए तो काउंटर से लीजिए ना, फिर उसका वो दे तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, उनकी जो वो मानसिक बता रहे हैं ना सर, बता रहे हैं। आए बाएं दाएं जाकर सर समय मत बर्बाद करिए, कोई भी इनफैक्ट कोई भी सर। मानसिक सिद्धार्थ जी परिस्थिति समझ सकते हैं। सिद्धार्थ जी, उनकी आपको मानसिक पूरा समय सर परिस्थिति- मिला था, कम से कम उसका तो सर रेस्पेक्ट रखिए। आपको पूरा समय मिला ना सर, उसकी मर्यादा उसकी रिस्पेक्ट तो सर रखिए ना, दूसरे का मौका उसको बोलने दीजिए। उनकी मानसिक परिस्थिति समझने लायक है पूर्णिमा जी, उनकी गलती नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं। पर ऐसे नेता जब हो जिनको रामायण का नॉलेज नहीं हो और रामायण का एग्जाम्पल दे, उसको डिफेंड नहीं कर सकते ना। कहां से करेंगे आप? आपको नॉलेज ही नहीं और आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, अभी उन्होंने मौलवियों की बात की, उन्होंने मौलवियों के लिए भी कहा, फिर कहा कि नहीं हम तो पूजा रहे। अरे किसी को नहीं दिया आपने, किसी को नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं दिया और उसको भी नहीं दिया। आज सिर्फ गलत वादा पार्टी, आपको सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना आता है। जब आप एक्सपोज होने लग गए और आप रामायण के एग्जाम्पल में भी एक्सपोज हो गए, इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है पार्टी की? कैसे डिफेंड करेंगे एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीएम हाउस में नहीं जा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज ए सीएम कोई नीति विषय निर्णय ले सकता, एक ऐसा व्यक्ति जो न्यू दिल्ली से हारने वाला है, वो इनका सीएम कैंडिडेट है। कहां से डिफेंड करेंगे? सिद्धार्थ जी, गलती नहीं है, चिल्लाना चाहिए, और जोर से उनको चिल्लाना चाहिए, उनकी मजबूरी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मेरी सहानुभूति है उनके साथ में, क्योंकि उनका जो साथी थे 6 महीने पहले कांग्रेस, उन्होंने भी आतंकवादी कह दिया उनको, तो बेचारे करेंगे क्या, कहां जाएंगे? अगर उनके साथी ने आतंकवादी कहा, जो सोकॉल्ड इंडी गठबंधन है, तो बेचारे जाएंगे कहां? पूर्णिमा जी, मानसिक स्थिति समझिए उनकी। अच्छे व्यक्ति है पर बौखला गए, दिल्ली हार रहे हैं बुरी तरह से। अरविंद केजरीवाल को कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। वह सबसे बड़े भाजपा के जो स्टार कैंपेनर है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने अपने 50 कैंडिडेट बदल दिए। अरविंद केजरीवाल खुद को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही तो चेहरा है। इस चेहरे पे चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। सिद्धार्थ भाई जैसे व्यक्ति की मजबूरी है कि ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करना पड़ रहा है। मेरी सहानुभूति है उनके साथ में। नीरज जी से प्रतिक्रिया लेके फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आती हूँ, अपना काउंटर रेडी रखिएगा, फिर हर्ष आपके पास में आती हूँ। नीरज जी, धर्म की सियासत ना हो चुनाव से पहले, ये हो नहीं सकता है। कोई भी चुनाव हो, उसमें कौन सच्चा हिंदू, कौन नकली हिंदू, कौन मुसलमानों को ज्यादा अपना प्रिय मानता है, या फिर XYZ। अब रामायण पर देखिए, महाभारत शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक पर क्लियर नजर है।
और सबको डर है कि हमारा वो वोट बैंक खिसक ना जाए। अब कांग्रेस इस पूरी सिचुएशन में जहां पर आप वर्सेस बीजेपी हो रहा है, कांग्रेस अपने लिए कोई बेनिफिट देख रही है क्या? दिख रहा है कांग्रेस को कोई बेनिफिट अपने लिए? देखिए पूर्णिमा जी, पिछले 10 साल से ये एक बाइपोलैरिटी बनाने की कोशिश की गई है दिल्ली के अंदर कि केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो ये काम करती है और दिल्ली की जो केजरीवाल की सरकार है वो ये काम करती है। लेकिन सच्चाई क्या है? इस 10 साल के शासन में दोनों सरकार की मिलीजुली जो मिली भगत थी, उससे दिल्ली को मिला क्या है? प्रदूषित हवा। कि यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप को सबसे पहले ये डर लगता है कि मेरे बच्चे के जीवन से 20 साल कम हो गए। तो क्या ये मिली भगत पे इन दोनों को जवाब नहीं देना चाहिए था? जो पानी है दिल्ली के अंदर यमुना का, उसके अंदर जो मल मूत्र का लेवल है वो मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा है। वो ग्रेड ई कैटेगरी का पानी है जिसमें आप अपने मवेशियों को नहला भी नहीं सकते, और आप कहते हैं कि आप उसमें चले जाइए छठवतियों को और आप छठ पूजा कर लीजिए। क्या इस पर इन दोनों पार्टियों को जवाब नहीं देना चाहिए था? इनको क्या इस बात पर जवाब नहीं देना चाहिए था जो 65 फ्लाईओवरों का नेटवर्क शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार ने बनाया और दिल्ली की हर कोने तक उन्होंने सड़कों को पहुंचाया? आज उन सड़कों पे सड़क से ज्यादा गड्ढे हैं, पर दोनों के पास कोई जवाब नहीं। शिक्षा मॉडल की बात आम आदमी पार्टी कर देती है, भाजपा उस पर कुछ और कहती है, पर भाजपा ये कभी नहीं कहती कि हमने दिल्ली में एक भी केंद्रीय स्कूल नहीं खोला, हमने एक भी यहाँ पर एम्स जैसा अस्पताल नहीं खोला। एम्स की बात करेंगे तो पता नहीं कौन कौन से जिले के एम्स के बारे में बोलने लग जाएंगे, पर दिल्ली की जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार किया उसके ऊपर अब ये दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे। इसी सब के बीच में हम लोग आते हैं। हमने दिल्ली की जनता के सामने एक व्यापक मॉडल रखा है। हमने कहा कि महंगाई से आपकी कमर टूटती है, रसोई पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार है, तो हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, हम आपके लिए प्यारी दीदी योजना लेकर आ गए। हमने ये कहा कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 40 साल के अपने रिकॉर्ड हाई पर है दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर, तो हम आपके लिए एक स्टाइपेंड वाली स्कीम लाएंगे। जब तक आपको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। तो ये जो व्यापक मुद्दों की बात जो आप आम दिल्ली के वासी की बात जो आप उठाना चाह रही हैं, कांग्रेस आज वही बात कर रही है, और ये वॉइस ऑफ कॉन्शियंस जो है वो दिल्ली की जनता को समझ आ रही है। इसीलिए ये जो दोनों पार्टियां शोर मचाती है ना पूर्णिमा जी, लोग चैनल बदल देते हैं, वो कहते हैं अरे काम की बात तो इनके पास है नहीं, ये तो सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे। आज आप एक बात बताइए, दिल्ली के चुनाव में आज हम जिस बात पर बहस कर रहे हैं, क्या इसकी जरूरत थी? आप तो दिल्ली को ये बता देते कि हम तो आपके लिए ये काम कर देंगे कि राम राज्य आ जाएगा, आपके बच्चे का जीवन में जो 20 साल कम हो रहा है हम आपको लौटा देंगे, आप जो गंदा पानी पी रहे हैं हम उसको साफ कर देंगे, आपके यहाँ जो बेरोजगारी है हम उस बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। अगर इस पर एक व्यापक बात होती तो राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा अच्छा था। तो कांग्रेस तो यही कोशिश कर रही है कि दिल्ली की जनता के सामने दिल्ली की जनता की बात करे। ठीक है, ये बात तो आपको अरविंद केजरीवाल जी को फिर बतानी चाहिए सर कि अगर मुद्दों की बात करनी है तो फिर सीधे मुद्दों की बात। जल्दी से रोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हर्ष आपके पास। देखिए मैं छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के साथी ने दिल्ली की बात की। देखिए सबसे बड़ी चीज क्यों कांग्रेस एक्सपोज हो गई है कि जो शीला दीक्षित के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उन शीला दीक्षित को पर्सनल गाली देने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ में कंधे पे कंधा हाथ रख के उन्होंने वोट मांगे 6 महीने पहले, तो पाप के भागीदार तो हो गए। अब जब उनको लग रहा है कि उसकी नैया डूबने वाली है तो हाथ अपना नहीं ले सकते हैं, जनता के सामने आप नहीं जा सकते हैं। जो केजरीवाल को लोकतंत्र के सहारे आप अपने साथ दिया, उसके पाप अपने सर पे ढोए, अब कहेंगे कि नहीं जी अब तो हमारी साथ नहीं लड़ रहे हैं ना रोहन जी, दिल्ली में तो साथ नहीं लड़ रहे हैं ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दिल्ली में तो साथ नहीं लड़ रहे हैं ना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ इंडी गठबंधन के नाम पे एक मिनट इंडी गठबंधन के नाम पे आपने सारे मुद्दों को साथ में करके आप अगर लोकसभा में साथ में लड़े हैं, आप कौन से मुंह से उसी पार्टी को जाके गाली देंगे? जनता भरोसा कैसे करेगी ना पूर्णिमा जी? मुझे फिर बताइए, आप आक्षेप करें, आज आक्षेप करें तो कल जिनके ऊपर आक्षेप थे आज उनको आतंकवादी आप कह रहे हैं, तो आप आतंकवादी जिसको कह रहे हैं तो उसके साथ में आपने क्यों अपने साझा किया अपने इंडी गठबंधन के नाम पे? तब आपका लोकतंत्र रक्षा में आ जाता है कि दोहरा मापदंड नहीं चल सकता। नीरज जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनता को कन्विंस आप कैसे करेंगे कि आप पहले तो साथ साथ थे, अब हम एक दूसरे के लिए अब शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या शब्द जो कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल को लेकर। पूर्णिमा जी देखिए, रोहन भाई पता नहीं दिल्ली की जनता को किस नजरिए से देखते हैं, पर हम तो मानते हैं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जब उन्हें हमारे शासन के समय पर जिस तरीके से बरगलाया गया
उन्होंने तो हमें सत्ता से एकदम बाहर कर कर छोड़ दिया, लेकिन पिछले 7 में से 6 चुनाव में अब बीजेपी को तो उन्होंने एक बार भी मौका नहीं दिया। तो दिल्ली की जनता समझती है कि वो कब किसके लिए वोट कर रहे हैं। और भाजपा अगर कोई मॉरल हाई ग्राउंड ले ले गठबंधन के अंदर तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। अरे जम्मू कश्मीर में आप सरकार किनके साथ चला रहे थे और बाद में उनको बाहर निकलकर आपने क्या कहा? आज दिल्ली की जनता के बारे में जब बात करनी है, आप इधर उधर की बात करने के लिए फिर भटक जाएंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तीनों को दिल्ली की जनता के सामने वो मॉडल रखना चाहिए जिससे दिल्ली का सुधार हो। इस पर इन दोनों के मुंह से देखिए कुछ नहीं निकलेगा अभी। ठीक है सर, जल्दी से हर्ष आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद काउंटर सिद्धार्थ जी आपके पास भी आऊंगी। हर्ष, हिंदू वोट की जंग है बहुत क्लियर, और मैं बार बार ये इसीलिए कह रही हूं क्योंकि बार बार बयानों से वो बहुत क्लियरली स्टैब्लिश भी होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये स्टेटमेंट देना, मैं बहुत क्लियर सवाल पूछ रही हूँ, क्या उनका एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था? उनको ये पता था कि ये एक स्पार्क्ड इशू बनेगा जिसके बाद इस पर चर्चा होगी, उनको काउंटर करने का मौका मिलेगा, या उनकी जुबान फिसल गई? मतलब शायद उनकी इंटेंशन नहीं थी, या उन्होंने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा उनके एक बयान देने के बाद। पूर्णिमा जी देखिए, ये उन्होंने बड़ा सोचा समझा बयान दिया है, और इस बयान के चलते और बाकी जितनी चीजें हो रही हैं उसके चलते मैं भाजपा को, मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के सारे हिंदुओं को बधाई देना चाहूंगा। जिन हिंदुओं को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कल तक वोट बैंक भी कंसिडर नहीं करती थी, आप ये देखिए आज राहुल गांधी को और आज अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बनना पड़ रहा है। राहुल गांधी जो कभी हिंदुओं को अपना वोट बैंक नहीं मानते थे, वो जनेऊ धारण कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जो मौलानाओं के लिए सारे काम करते थे, जो मदरसों में सारे कार्य करवाते थे, आज उन्हें रामायण की बात करनी पड़ रही है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पे पूरे देश ने देखा कि ये किस तरीके से विधानसभा में हंसे। इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा का किस तरीके से मजाक बनाया, वो हम सब ने देखा। इन्होंने अपनी दादी और नानी का नाम लेके कैसे राम मंदिर पे और राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाए, ये पूरे देश ने देखा। आज इनकी मजबूरी है कि इन्हें हिंदुओं की बात करनी पड़ रही है, इन्हें श्री राम की बात करनी पड़ रही है। और आप मजे की बात देखिए पूर्णिमा जी, जो मैं काफी समय से ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का एक स्टार्टअप है। कैसे कि जहां पे लगता है कांग्रेस कमजोर हो रही है, वहां पे ये आम आदमी पार्टी को प्रोजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि आप सोचिए समझिए, एक चीज समझिए कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं पे कमजोर पड़ेगी तो उसका एक जो ऑल्टरनेटिव होता है वो बीजेपी होती है, ताकि बीजेपी ना आ पाए। उसमें इन्होंने प्रॉप अप कर दिया आम आदमी पार्टी को। जब 2012 से 14 का जो पूरी लहर रही कांग्रेस के खिलाफ, और अब मैं किस बेसिस पे इस बात को कह रहा हूं, देखिए कल तक जब मैं ये बात कहता था तो लोग कहते थे कि ये कुछ भी बोल रहे हैं। अब आप संदीप दीक्षित के बयान उठाइए। संदीप दीक्षित खुद कह रहे हैं छाती पीट पीट के कि अरविंद केजरीवाल ने मेरे ऑफिस में काम किया, मेरे से काम सीख के गए। मतलब कि आपने उनको काम सिखाया, आपने उनको राजनीति का गणित सिखाया, और आप ही का वोट बैंक साधने के लिए वो बाहर निकले हैं। तो साफ जाहिर होता है ये पूरी की पूरी कांग्रेस की बी टीम है, ताकि भाजपा को फायदा ना हो, ताकि भाजपा कांग्रेस जब गिरे तो भाजपा को उसका फायदा ना मिले। तो इन्होंने आम आदमी पार्टी को आगे कर दिया। आप दिल्ली में देखिए, आप राजस्थान में देखिए, आप कहीं पे भी देखिए, ये सोची समझी साजिश के तहत एक जो कांग्रेस है वो जॉर्ज सोरोस से फंडिंग ले रही है, आम आदमी पार्टी है वो फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग ले रही है। इनका तो रिश्ता नाता बिल्कुल क्या कहते हैं, एक तरीके से करण अर्जुन का है। ये जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन के करण अर्जुन है इस देश में, कि भाजपा ताकि उभर ना पाए वहां पे आम आदमी पार्टी को आगे कर दो, और जहां पे कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ सकती है वहां कांग्रेस लड़े। और मैं अंत ही इस बात से कह के करना चाहूंगा कि बहुत बहुत मुबारक हो मेरे देश के हिंदुओं, आपकी आज जीत हुई है। ये जो कल तक आपके विरोध में बात करते थे, इन्हें चुनावी हिंदू बनना पड़ रहा है, बट आप ये याद रखिए ये सिर्फ आपकी वोट के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनको आपके धर्म से, इनको आपकी श्रद्धा से, इनको आपकी आस्था से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन यही बात नीरज जी, तो अब अगर मैं हर्ष की बात के हिसाब से जाऊं, और मैं लगातार आम आदमी पार्टी को सुनती हूँ, बार बार कहते हैं कि आप तो बीजेपी की बी टीम है, आप बीजेपी की बी टीम है। हर्ष कह रहे हैं यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ मिले हुए हैं, सिर्फ जो कर रहे दिखावा है, वोट बैंक का सारा मामला है, और उसको बैलेंस करने की कोशिश है। नीरज जी, पूर्णिमा, हम लोग बहस में ना जनरली ये जो राजनीतिक विश्लेषक है इनकी टिप्पणियों पर बात नहीं करते, क्योंकि इनको तो देखिए ना ये इकोसिस्टम के बाहर के लोग हैं। लेकिन आज क्योंकि राहुल गांधी का नाम लेकर इन्होंने बात की, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप ये बताना क्यों भूल जाते हैं विश्लेषक महोदय कि 12 अप्रैल 2017 को इसी देश की संसद में
जो कल्चरल मिनिस्टर थे उस समय पर, ये नोएडा वाले शर्मा जी, इन्होंने क्या कहा था सीतामढ़ी में मां सीता के लिए, कि वहां पर सीता जी के होने का कोई वहां पर कोई भी उनका प्रमाण नहीं है। हाँ। तो आप सोचिए कि भाजपा सदन के पटल पर जहां झूठ बोलना निष्कासित है, आप वहां झूठ बोलेंगे तो आप पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की कार्रवाई हो जाएगी। वहां उन्होंने क्या कहा कि इस देश के अंदर सीता जो पूरे आस्था का केंद्र है वो सीतामढ़ी में नहीं रही थी, जबकि हमारा पूरा जो सनातनी इतिहास है वो उसी के इर्द गिर्द है कि कैसे मिथिला की जो बेटी सीता ने किस तरीके से राम को राम होने के लिए वो प्रेरित किया और राम को राम होना सिखाया। नहीं तो वो राजा राम रह जाते, उनको भगवान और महापुरुष बनाने में जो सीता का योगदान था उस पर भाजपा ने ऐसी विलक्षित टिप्पणी की, उसके बारे में तो आपने कुछ कहा नहीं। तो इसलिए बीजेपी की तरह जो ये जो चुनावी हिंदुओं वाली बात होती है, ये बीजेपी पर ज्यादा आप ये बता दीजिए, ये समाज में एक विलन बनाकर दूसरे को हीरो बनाने की जो कोशिश करते हैं, ये इस देश में ज्यादा चलने वाला नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव में ऐसे ही बेकार की टिप्पणियां करते हुए आपके जैसे लोगों की वजह से उनको नुकसान हुआ। आज आप और टिप्पणियां कर रहे हैं, रोहन भाई, आपको और नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आप समझिए, आपको नुपुर शर्मा के इकोसिस्टम से निकले हुए, हर्ष दहिया जैसे इकोसिस्टम से निकले हुए इन लोगों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हर्ष पूछ रहे हैं कि आप राम मंदिर के पक्ष में हैं कि नहीं है, राम मंदिर के पक्ष में है कि नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। आप मुझसे सवाल है पूर्णिमा? हाँ नीरज जी, आप ही से पूछ रहे हैं हर्ष दहिया कि आप राम मंदिर के पक्ष में है कि नहीं है। देखिए, अगर हम राम मंदिर के पक्ष में नहीं होते तो जब 1989 में ताला खुला और राजीव जी ने वहां पूजा की और मूर्तियों का स्थापना हुआ तो हम लोग तो उसको उसी समय का विरोध कर रहे हैं। हम तो इस बात को कहते हैं कि इस देश के आस्था के केंद्र में श्री राम है, हम इससे आगे पीछे कोई बात नहीं करते। लेकिन क्या उससे मुझे अपनी राजनीतिक टिप्पणी में लाना है? मैं उसके ऊपर बहस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये राम मंदिर के पक्ष में है। कौन से इनके राष्ट्रीय नेता आज तक राम मंदिर गए हैं? चले राम मंदिर जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ तब नहीं गए कि चलो भाजपा ये है वो है, आज तक क्यों नहीं गए बताए? ये खाली बोलने से नहीं होगा ना। भगवान राम का नाम लेना आपकी मजबूरी हो गई है। आप बुरी तरह से चुनाव हारते हैं तब भगवान राम आपको याद आते हैं, और यही दोहरा मापदंड जनता माफ नहीं करेगी। आज तक राम मंदिर नहीं गए, पार्टी ने ये कहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात को खत्म होने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। और ये नीरज भाई वाला सवाल है, मैं समझता हूं वो कह रहे हैं ना जिस दिन पूरा हो जाएगा मंदिर का कार्य उस दिन चले जाएंगे। रोहन गुप्ता वो कह रहे हैं ना कि मंदिर का कार्य, और मैं तो पर्सनली रोहन जी, मैं पर्सनली कहती हूँ कि भाई जिसको जब जाना है जाना होगा, नहीं जाना नहीं जाना होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी भक्ति राम मंदिर जाने से सिर्फ राम के प्रति पूरी नहीं होगी ना। मुझे एक चीज बताइए पूर्णिमा जी, जब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका सम्मान करते हैं, ठीक है, इसका मतलब राम मंदिर को एक्सेप्ट करें, ठीक है, आपको जब जाना हो सब चाहिए, पर जब भी राम मंदिर की बात आती है तब उसको क्यों आप धर्म के साथ, ये तो आस्था का विषय, आप नहीं जाए मत जाए, फिर उसके नाम पे राजनीति करने का आपको अधिकार नहीं है। देश की जनता ने देखा है कि आप जब राम का नाम लेते हैं कि उसके पीछे आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उसके पीछे तुष्टीकरण है। नहीं जाने के पीछे तुष्टीकरण के लिए जाना होगा। सिद्धार्थ जी भी अपना काउंटर रखना चाह रहे हैं। अगर राम मंदिर चले गए तो कोई वर्ग नाराज होगा जो इनका वोट बैंक है, ये इनकी मजबूरी है। लेकिन साथ ही साथ सर ये भी बताइए कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको पक्का घर देने की बात सर बीजेपी करती है, कहती है हम इनको पक्के घर देंगे। आप भी कहते हैं कि इनको भगाने की तैयारी है, बहुत सारी बातें आपकी तरफ से की गई। लेकिन कुल मिलाकर अगर उन लोगों को घर मिलता है तो ये तो अच्छी बात है ना सर। दिल्ली में एक छत मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, और लगातार उसके लिए केंद्र सरकार प्रयासरत भी है। लेकिन ऐसे में क्या ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पॉलिटिक्स है जिसको लेकर इतनी समस्या हो रही है कि ऐसे ऐसे उदाहरण देकर जहां पर फिर बेवजह का इशू क्रिएट हो उस पर बात कर ली जाती है? सिद्धार्थ जी जी, सबको पता है, मेरे ख्याल से भारत 24 के जो दर्शक हैं आपको भी पता है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जिसे कि कहते हैं पुलिस केंद्र सरकार के पास है, जमीन पूरी की पूरी केंद्र सरकार के पास है। तो दिल्ली में कहीं भी कोई अगर झुग्गी में रहता है उसको मकान देना है तो केंद्र सरकार को देना पड़ता है, जमीन तो केंद्र सरकार को ही देनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से हुआ यह है कि भाजपा की केंद्र सरकार पिछले 5 सालों में
करीब करीब 3 लाख झुग्गियों को उन्होंने तोड़ दिया। केवल 1,500 झुग्गी वालों को उन्होंने मकान दिया। जो मकान दिया वो भी भाड़े का मकान दिया। तो मुझे बताइए कि मैं अपने झुग्गी में रह रहा हूँ, चाहे जैसी भी झुग्गी हो, वो मेरी झुग्गी है। उससे आप कहो कि कहीं सरकारी आवास में जाओ और वहां पर तुम अपना किराया दो, तो कौन मंजूर करेगा? तो ये विषय ऑलरेडी कोर्ट में है, कोर्ट में लंबित है, न्यायालय इस पर सुनवाई कर रहा है। तो इसीलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। न्यायालय अपना जब निर्णय दे देगा। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे आपके चैनल को थोड़ा सा हिम्मत करके मैं जो ये दिखा रहा हूं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहिए, क्योंकि भाजपा राम के बारे में क्या सोचती है और राम के ऊपर किस तरह की चर्चा जो करता है। ये नरेश अग्रवाल जी हैं, ये भाजपा से सांसद भी रहे हुए हैं। इन्होंने राम जी पर जो टिप्पणी की, ये तो बोलने लायक तो है ही नहीं। इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है ना कि वो समझती है, जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर मंदिर जाता हूं, सुबह पुजारी से मिलता हूं, तो कोई पुजारी मुझे ये भले पूछ लेता है कि तुम्हारा गोत्र क्या है, लेकिन कोई मुझे ये नहीं पूछता कि तुम कौन से हिंदू हो। तो भाजपा ये जो चुनावी हिंदू अगर कह रही है मुझे, तो मैं उनको एक बड़ा आसान रास्ता बताता हूं। हमने आम आदमी पार्टी ने 18,000 रुपए पुजारी ग्रंथियों को घोषणा कर दी। कौन रोक रहा है भाजपा को कि पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं वहां पर जो हिंदू पुजारी हैं उनको 36,000 रुपए की घोषणा कर दीजिए। एक दिन में एक मिनट में आम आदमी पार्टी की पूरी जमीन के नीचे से घिसक जाएगी। आपको कोई, जैसे पूर्णिमा जी, आपको या भारत 24 को जो पुजारियों को 18,000 मिल रहा है या 36,000 मिले, तो उसमें कोई आपत्ति आपको तो नहीं है ना? व्यक्तिगत रूप से आपको तो आपत्ति नहीं है, तो भाजपा को क्यों आपत्ति हो रही है? भाजपा दे के आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी की पूरी राजनीति खत्म कर दे। हुआ ये है कि भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि भाजपा बात बहादुर काम निठल्ला है। दिल्ली में जहां 18 लाख परिवार के बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेके सालाना 2,000 बच्चे आपने ये सब बता दिया सर। आपने ये सब बता दिया। और दूसरी चीज सर, आपने कहा कि आप भी हिम्मत करके जरा इसको दिखाइए। मैं मानती हूँ कि आपकी आवाज इतनी बुलंद है और आपने इतना उसको जूम करके दिखा दिया कि उसके बाद किसी और की हिम्मत की जरूरत है नहीं। हाँ, आपकी कमजोर पड़ेगी तो बता दीजिएगा सर, मैं उसमें जोड़ दूंगी। रोहन जी जवाब। चैनल आपका है। इन्होंने नहीं सर, गाहे बगाहे सर आप लोग ये जो हिम्मत की बात करने लगते हैं ना, फिर उसके बाद जब हिम्मत की आप लोग बात करने लगते हैं तो समझ में नहीं आता कि आप इधर से सीधे सीधे जाते जाते लेफ्ट और राइट क्यों हो जाते हैं। वो थोड़ा सर से ऊपर चला जाता है। भाजपा कोई बात नहीं सर। इनकी गोलपोस्ट जो है रोज शिफ्ट होती है। इनकी गोलपोस्ट मैं बोल दूंगा। रोहन जी जल्दी से, फिर राकेश जी के पास। पूर्णिमा जी, इनकी गोलपोस्ट जोन चेंज करना इनकी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि मालूम है चुनाव बुरी तकरीर से हार रहे। पहले उन्होंने मौलवियों की बात की, फिर मालूम चला कि अरे उनको भी पैसे आज तक दिए नहीं। जब फंसे कि नहीं मौलवियों की बात की है, अब फंस जाएंगे तो पुजारी और ग्रंथी का डिक्लेयर करिए। अरे भैया, किसी को कुछ देना ही नहीं है, उसके वादों की वैल्यू क्या है? और ऐसा कौन है जिसको उन्होंने लूटा नहीं है? किसी को नहीं छोड़ा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। ये आम आदमी पार्टी है, सबको लूट के बैठे। अरे आपके वादों की वैल्यू क्या है? कुछ भी तो बोल देते हैं आप लोग। मौलवियों में फंसे। आपने भी तो बोला था कि बीच में मत बोलिए, ऐसे में डिबेट नहीं करता हूँ। मजबूरी मत करिए, आपकी मजबूरी है। वापस बोल रहा हूँ, आपके मानसिक तौर पे आपकी सर पे असर हो चुका है। आपके मानसिक तौर पे असर हो चुका है, आपकी मजबूरी है। आपको जवाब है, कितना भी आप भगवान राम की तरफ जाए, कितना भी हिंदुत्व की तरफ जाए, आप अपने पाप से हाथ नहीं धुलवा पाएंगे। आप बुरी तरह से चुनाव हार रहे, पार्टी हार रही है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चुनाव हार रहे, क्योंकि मजबूरी है। अब वो गोलपोस्ट बदलनी पड़ रही है। आज ये बात कर रहे हैं, कल वो बात कर रहे हैं। ना अरविंद केजरीवाल को रामायण का ज्ञान है और यही फ्रस्ट्रेशन है। अपने फ्रस्ट्रेशन में आपको रामायण का उपयोग करना पड़ रहा है, और वो भी पूरा नॉलेज नहीं है। किसी चुनावी हिंदू हो, कोई नहीं बचा पाएंगे, किसी से नहीं बच पाओगे आप एक धोखेबाज पार्टी हो। जनता आपकी हकीकत जान चुकी है और इस बार आपके धोखे को मुंहतोड़ जवाब देगी। पूरी तरह से हारोगे। एक दूसरे का, राकेश शुक्ला जी, एक दूसरे पर अधूरा ज्ञान होने का आरोप लगाते लगाते डिबेट करने का कोई बात नहीं होता है सर। हीट ऑफ द मोमेंट होता है, उसी वक्त काउंटर करने का मन करता है, कर लेना चाहिए। मन की भड़ास भी निकल जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है रोहन, इनकी मैं सिर्फ 30 सेकंड्स लूंगा, क्योंकि इनकी बीच बीच में बोलने की आदत मानसिक तौर से हिल चुके हैं। बुरी तरह से हारेंगे, मौलवियों के नाम पे या पुजारियों के नाम पे आप हारने वाले, पूरी तरह से हारेंगे। इन सब बातों बोलते जा रहे हैं, क्या करेंगे?
होता है रोहन जी, कोई बात नहीं। राकेश शुक्ला होता है, जी, मैं एक दूसरे पर अधूरे ज्ञान का आरोप लगाते लगाते ये पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर ऐसा समझने लगती हैं क्या कि जनता को बहकाना बड़ा आसान है। जनता सबसे अधूरे ज्ञान के साथ बैठी है कि हम जिस तरफ लेकर चलेंगे उस तरफ चल देंगे, बस नैरेटिव सेट करना है हमको, और ये सब पर एप्लीकेबल है सर। पूर्णिमा जी, एक फिल्म आई थी, अंग्रेजी फिल्म थी MIB, उसमें वैज्ञानिकों के पास एक यंत्र था याददाश्त मिटाने वाला। तो अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि उनके हाथ में वही यंत्र है, दिल्ली की जनता का याददाश्त मिट जाती है उनके यंत्र से और फिर वो नई घोषणाएं कर देते हैं। सितंबर 2019 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के किराएदारों को 200 यूनिट बिजली हम देंगे, स्मार्ट मीटर लगवाएंगे। उनको लगा इनकी याददाश्त मिट चुकी है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से घोषणा की। वो घोषणा पे पालन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये काम अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी भी मकान मालिक के यहाँ आप जबरदस्ती स्मार्ट मीटर किराएदार के लिए नहीं लगवा सकते हो। राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। दूसरा, 70 पॉइंट का उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था 2020 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान। अब वो कह रहे हैं केंद्र सरकार हमको जमीन दे तो हम मकान बना के देंगे। तीसरा, अभी जो शर्मा जी बोल रहे थे कि हम पुजारियों को 18,000 रुपए दे रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? मैं शर्मा जी से एक बात समझना चाहता हूँ, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कि दिल्ली के मंदिरों में जो पुजारी हैं उनको 18,000 रुपए देने का फार्मूला क्या है? कैसे चयन करेंगे? वहां 10 से 15 पुजारी धोती कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं। आप उनमें चयन प्रक्रिया आपकी क्या है? क्या उसी तरह की चयन प्रक्रिया है जैसे आपने किराएदारों को मीटर दिया, या आपकी कोई अलग से चयन प्रक्रिया है? थोड़ा सा मेरे पास राकेश जी, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, आपकी इजाजत से बस 30 सेकंड में जरा लेना चाहूंगी। नीरज जी, 30 सेकंड का टाइमर रख रही हूँ सर, प्लीज अपनी बात को पूरा करें। पूर्णिमा जी देखिए, आम आदमी के प्रवक्ता बहुत सहूलियत से झूठ बोल रहे थे। ये दिल्ली की जनता को ऐसे मूर्ख समझते हैं कि सामने बनी हुई इमारत भी दिल्ली की जनता को नहीं दिखती है। जहां से जिस क्षेत्र से आता हूं, बादली के अंदर 7100 फ्लैट बनकर पिछले 10 साल से खड़े हैं। वो 2013 में बन गए थे, लेकिन आज तक वहां पर किसी भी झुग्गी वाले को दोबारा से वो मकानों को अलॉट नहीं किया गया। ऐसे और भी बहुत सारी जगहों पर आपके पास आंकड़े होंगे कि वो मकान बनकर खड़े हैं। अगर इनकी थोड़ी सी भी नियत होती तो नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट तो बाद में करते, नई बिल्डिंग बाद में बनाते। अरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया गया था, कम से कम वही आप दिल्ली की जनता मालिक को दे देते। थोड़ा सा क्योंकि समय से ओवर जा चुकी हूँ हर्ष, सो सॉरी, आपका काउंटर में नहीं ले पाऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया क्लोजिंग कमेंट नहीं ले पाऊंगी, पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन जी आपका भी, नीरज जी, सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े, हर्ष आपका भी शुक्रिया, राकेश शुक्ला सर थैंक यू सो मच।